पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। आई मुसीबत, मैंने दिल ही दिल में सोचा। वक्त काफ़ी गुजर गया था। होटल के डाइनिंग हॉल में रौनक बढ़ती जा रही थी। ऊपर जाने की बजाय मैंने डाइनिंग हॉल ही का रुख किया और बुलाए बेदरमा मेरे पीछे लगी डाइनिंग हॉल में आ गई। आना ही था, ये तो ज़िंदगी का मामूल था। हमेशा चंद मुजरम और एक लड़की मेरा ताक़ुब करते रहे थे और उसके बाद उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचता रहा था। गालिबन ज़िंदगी ने यही सब कुछ दिया था। जब मैंने अपनी मेज़ के करीब पहुंचकर कुर्सी घसीटी तो दूसरी कुर्सी घिसने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैं बैठा तो मेरे सामने बैठ गई। हेलो जी, फरमाइए। मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरा ताक़ुब कर रही हैं। बहुत देर से कहाँ, होटल के दरवाजे ही पर तो मैं तुमसे मिली थी, लेकिन मैं आपसे नहीं मिला था। तो अब मिल लो। मेरा नाम गरीटा है। मुझे तुम बिल्कुल ग्रेट नज़र नहीं आती। शरीफ लड़कियाँ कहीं इस तरह मर्दों का ताक़ुब करती हैं। वो हंस पड़ी। ठीक है, मैं साबित करूँगी कि मैं ग्रेट हूँ। और ये साबित करने की इजाज़त कौन देगा आपको? मैं किसी काम के लिए इजाज़त तलब नहीं करती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? डगम बगम। पर एतराज़ है तुम्हें? हाँ, थोड़ा बहुत एतराज़ तो है। तुम जैसे हसीन नकोश के मालिक का ये नाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। चलेगा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें प्यार से हनी कहा करूँगी। कहकर देखना, घौंसा मारकर मुंह तोड़ दूंगा, मैंने गुड़ाए हुए लहजे में कहा, और वो आंखें बंद करके हंसने लगी। अजीब ढीठ किस्म की लड़की थी। पहले ही मुलाकात में इस कदर बेतकल्फ़ी। चंद लम्हात वो खामोश रही, फिर बोली, कुछ पिलाओगी नहीं हनी? जहर दस्तयाब हो सकता है तो 2 गिलास मंगवा लूँ? 2 गिलास क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरा भी तुम्हारे ही लिए, मैंने जवाब दिया। वो फिर हंस पड़ी। बहुत दिलचस्प बातें करते हो। मैं पाँव पटकता हुआ कुर्सी खींच कर खड़ा हो गया। अरे अरे क्यों? बैठो, प्लीज़ बैठो। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बातों से नाराज़ हो गए। क्या खाक बैठता, मूड ही चौपट हो गया था। हो सकता है कि वो स्याफ़ाम हसीना, स्याफ़ाम नौजवानों के लिए बासे दिलकशी हो, लेकिन मुझे वो कहरे खुदाबंदी मालूम हो रही थी। उसके भयानक चेहरे को मेरी तबाह नाज़क कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? बहरतौर अब उठ गया था तो दोबारा बैठना किसी तरह मुनासिब नहीं था। अपनी तकदीर को कोसता हुआ कमरे में वापस आ गया। अगर मेरा चेहरा असल हालत में होता तो इन मोहतरमा को इस बेतकल्फ़ी की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। अब तो मुझे वो अपने बाप की मलकियत समझी होगी। कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने लिबास वगैरह तब्दील किया। सारा मूड चौपट हो गया था। बेमुश्किल तमाम मूड बनाने की कोशिश की, लेकिन उस काली बकरी ने सब कुछ खराब करके रख दिया था। और मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने जो कुछ किया अच्छा ही किया। मैं सोचता रहा और थोड़ी देर तक उसी तरह उसके बारे में दिल जलता रहा। फिर इधर उधर देखा और एक कुर्सी पर दराज हो गया। क्या मैं परेशान हूँ? और मैंने दिल ही दिल में सोचा, और फिर मुंह टेढ़ा करके हंसने लगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। परेशानी क्या चीज़ है? आखिर है क्या परेशानी? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। जैसा भी वक्त गुजरेगा गुजारूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है इन तमाम फजूल बातों से? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने भारी लहजे में कहा, आ जाओ। वो जो कोई भी था दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसे देखकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा था। तुम? और मैंने उसी स्याफ़ाम लड़की को देखकर कहा, हाँ, तुम्हारी इजाज़त से अंदर आई हूँ। तो फिर मेरी दरख्वास्त पर बाहर निकल जाओ। नहीं, इस पर तो गौर करना पड़ेगा। वो वापस हुई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें मेरे कमरे का नंबर कैसे मालूम हुआ? तलाश करने से क्या नहीं मिल जाता, मगर खुदा के लिए मुझे तलाश मत करो। मैं एक गुमशुदा शख्सियत हूँ। वो हंसती हुई बैठ गई। अब तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में और भी उनसियत और कशिश पैदा हो गई है। वो क्यों? इसलिए कि तुम दिलचस्प बातें करते हो। मैं बड़े दिलचस्प हाथ भी झाड़ सकता हूँ। ओहो, शायद तुम बहुत सी बातों से नावाकिफ हो। मर्द के हाथों से पड़ा हुआ एक थप्पड़ औरत के लिए कितना पुरकशिश होता है, उसका शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वैसे मैंने तुमसे ज़्यादा ढीठ लड़की आज तक नहीं देखी।
یہ تو میری خوبی ہوئی نا, چلو ٹھیک ہے. انسان ہمیشہ خوبیوں کی تلاش میں رہتا ہے. وہ میرے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی. پھر بولی, تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے تم سے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جو تمہارے لیے ناخوشگوار ہو. میں تنہائی چاہتا ہوں. یہ ذہنی الجھنوں کا اظہار ہوتا ہے اور میں تمہیں ذہنی الجھنوں سے نکالنا چاہتی ہوں. خدائی فوجدار ہو تم. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے, کاش تمہارے ہاں بھی ہوتا. اور میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا, کون سے علاقے کے رہنے والے ہو ڈیئر؟ ویسے میرا خیال ہے کہ تم نے اپنا نام درست نہیں بتایا بلکہ جلاہٹ کے عالم میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, میں تمہیں اپنا درست نام بتانا بھی نہیں چاہتا. تو کیا فرق پڑتا ہے, میں تو تمہیں ہنی کہتی ہی رہوں گی. اور تم کہاں کے رہنے والے ہو ہنی؟ جہنم کا. واہ, عمدہ جگہ ہوگی جہاں تم جیسے حسین نوجوان پیدا ہوتے ہیں. میں اسے دیکھتا رہا. بڑی ستم ظریف لڑکی تھی, زبردستی میرے پیچھے پڑ گئی تھی. پھر میں نے سوچا کہ کیا فائدہ مرچیں چبانے سے, بے طرح تھوڑا سا وقت ہی اس کے ساتھ گزارتے ہوئے چنانچہ میں نے نرم لہجے میں کہا, تم نے کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ گریٹا. تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ مقامی ہی ہوں, لیکن بس یوں ہی ذرا بھٹکی ہوئی سی ہوں. میری جانب رخ کیوں کر لیا؟ تم حسین ہو اور خوبصورت چیزیں مجھے پسند ہیں. کمال ہے. میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا, ویسے ڈیئر تم یہاں, میرا مطلب ہے کہ ہوٹل میں کیوں مقیم ہو؟ کیا مقامی باشندے نہیں ہو؟ نہیں. تو پھر کہاں سے آئے ہو؟ نہیں بتاؤں گا. چلو کیا فرق پڑتا ہے, ویسے میری دوستی قبول کرو. ہم لوگ اگر ملتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ کل سے ملنا شروع کر دیں. آج اگر کوئی تمہیں خاص پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. میں دوستوں کی دوست ہوں اور تمہاری مدد کر کے مجھے بے حد مسرت ہوگی. نہیں شکریہ, ویسے میں نے کھانا نہیں کھایا. اوہو, یہ کون سا مشکل کام ہے, ابھی روم سروس کو ٹیلی فون کر کے کھانا طلب کر لیتی ہوں, اس نے کہا. اور پھر اسے بلائے بے درما نے کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھایا. کھانے کے دوران وہ بہت سی باتیں کرتی رہی, جانے کہاں کہاں کی باتیں جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں. جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا, اب میں سونا چاہتا ہوں. تمہارا بستر درست کر دوں؟ اس نے سوال کیا. نہیں, میرا بستر تو بالکل درست ہے. میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے بارے میں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی خواہشات مجھے نظر آ گئیں. میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا, تمہارے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ تم آرام کرو. کہاں رہتی ہو؟ جہاں بھی رہتی ہوں بہر طور تم سے دور نہیں, لیکن خدا کے لیے اس وقت دور ہو جاؤ, میں نے کہا. اور پھر اس کا بازو پکڑ کر دروازے تک لے آیا. وہ ہنستی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی. میں نے پھرتی سے دروازہ بند کر کے واپس آ گیا اور میں سہری پر آ لیٹا. اور تبھی مجھے اپنے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا. یہ ہنسی کی آواز کہاں سے آئی؟ اور میں نے دل ہی دل میں سوچا. اور پھر دفتنی رامیز کا تصور میرے ذہن میں ابھر آیا اور میں نے دانت پیستے ہوئے کہا, آپ ابھی تک مجھ پر مسلط ہیں. لیکن جواب نہیں ملا تھا. اگر آپ میرے اطراف چکرا رہے ہیں تو میں نے آپ سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اس کی بنیادی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ جواب اب بھی نہیں ملا تو میں نے پھر کہا, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی قربت سے نفرت کرتا ہوں. مجھے راہ امیز کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا, لیکن اس کے بعد میں دیر تک راہ امیز کے بارے میں سوچتا رہا. کم وقت مسلسل ہی میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور یہ سب اسی کی نحوست ہے, 100% اسی کی نحوست. ہو سکتا ہے کہ بصرہ آنے کے بعد میری گلو خلاصی ہو جاتی اگر میں اس مقبرے تک نہ پہنچتا جہاں سے یہ بدرو مجھ سے آ چمٹی تھی. حالات پر غور کرتا تو اندازہ ہوتا کہ راہ امیز میرے معاملات میں بہت زیادہ دخیل رہا ہے, اور اس بات کے مکانات بھی قوی تر تھے کہ صرف اس کی انتقامی کارروائی کے تحت میں مسلسل پریشانیوں کا شکار ہوں. میرے دل کے گوشے گوشے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی اور میں اس کے تصور سے بھاگنا چاہتا تھا. چنانچہ اپنا ذہن جھٹک کر بستر پر جا لیٹا. ابھی غنودگی طاری نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی. اب کون آ مرا؟ اور میں نے دل ہی دل میں سوچا, ہو سکتا ہے کہ ویٹر کسی کام سے آیا ہو. ویسے میں نے دل میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر وہ ویٹر ہوا تو میں اسے ڈانٹ دوں گا, کہوں گا کہ ہر وقت ٹھک ٹھک کرنا مناسب نہیں ہوتی, کون کس وقت سونا چاہتا ہے اس کا خیال رکھا جائے. چنانچہ اسی تصور کے تحت میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا, لیکن اس قتال عالم کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا جو شب خوابی کے لباس میں اپنی دانست میں بجلیاں گراتی ہوئی میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی. میں نے جلدی سے گڑبڑا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا پاؤں دروازے میں اڑا دیا اور پھر نرم اور مہیمن آواز میں بولی, میرے پاؤں توڑ کر کیا تمہیں خوشی ہوگی؟ اپنا سر توڑ کر مجھے خوشی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہی میرے لیے مناسب ہے. نہیں, اس نے کہا اور دروازہ تھوڑا سا دھکیل کر اندر داخل ہو گئی.
आखिर तुम मुझसे इस कदर इज्तनाब क्यों बरत रहे हो? आखिर तुम एक बदरू की तरह मुझ पर मसलत क्यों हो गई हो? इसलिए कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुम मुझे सख्त नापसंद हो। मैंने जवाब दिया और दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हारी वजह से इस होटल में कमरा हासिल किया है। गोया तुम इतनी देर में ये सब कुछ भी कर चुकी हो। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और कुछ इसी किस्म की फितरत की मालिक हूँ। मैं जिसे पसंद करती हूँ आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। हमारे यहाँ ऐसी खिवातीन को चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल, उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। बड़ी अजीम चीज़ होती है, बहुत ग्रेट, बल्कि ग्रेटा। और मैंने जवाब दिया, ओहो थैंक यू डियर, थैंक यू। उसकी हिम्मत अब बढ़ी और वो आगे बढ़कर मसहरी पर बैठ गई। मैं परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। बिलाशुबा मैंने गलत नहीं कहा था। कम वक्त चुड़ैल ही थी और मैं जहनी तौर पर उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। तुम भी कमाल की चीज़ हो ग्रेटा। हूँ ना, और मेरे कमालात तो तुमने अभी तक देखे ही नहीं। जाने क्यों तुम मुझसे इतना अजतनाब बरत रहे हो। अब इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल वो एक मिनट और मैं फौरन नहीं उठकर खड़ा हुआ। क्यों, क्या हुआ? 1 मिनट इंतज़ार करो। और मैं अभी वापस आया, मैंने कहा और उसे कुछ सोचने का मौका दिए बगैर दरवाजे की जान बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर इत्मीनान से बाहर से उसकी चटकनी लगा दी। और इसके अलावा कोई तरकीब नहीं हो सकती थी कि मैं खुद अपना कमरा छोड़ भागूं। बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। होटल की तफरीहात 2-2:30 बजे तक जारी रहती थी और उस वक्त तक तो गुजारा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई ठिकाना तलाश कर ही लूँगा। कम से कम इस बला से तो जान छूटे। मैं होटल के उस हिस्से में आ गया जहाँ रक्स और मौसीकी के प्रोग्राम जारी थे। बिलाशुबा ये आबादी महज़ब आबादी थी और यहाँ जदीद तरीन ज़िंदगी पाई जाती थी, लेकिन रकासों के रक्स में वो वैश्याना पर मौजूद था जो सहराए आज़म अफ्रीका की मखसूस रवायतों का अलंबरदार है। मुझे बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई। मैं इंतज़ार करता रहा उस लम्हे का जब मेरे लिए कोई नई मुसीबत पैदा हो जाए, लेकिन वह लम्हा नहीं आया और तकरीबन 2:30 बज गए। 2:30 बजे के बाद में होटल की तफरियात ख़त्म हो गई और लोग वहाँ से उठ कर जाने लगे। कमरे की तरफ वापस जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहा था। चुनाचा मैं खामोशी से उस पार्क में आ गया जो होटल का अपना पार्क था, और फिर मैंने एक ऐसा पुरसकून गोशा तलाश कर लिया जहाँ किसी की निगाह आसानी से न पहुँच सके। दरख्तों की झुंड की आड़ में मैं घुटनों में सर दबाकर बैठ गया। सर्दी हो चुकी थी और अच्छी खासी खनकी थी। मैं सुकड़ा सिमटा बैठा रहा और अपने ज़हन को आज़ाद छोड़ दिया। ये एक बेहतरीन तरीक़ेकार होता है नींद लाने का, और इस हल्की हल्की सर्दी के बावजूद मुझे नींद आ गई जो मेरे बदन को उस वक्त तक चुभती रही थी जब तक मैं सो नहीं पाया था, और फिर उस वक्त जागा जब चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल गई। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बहरतौर रोशनी हो गई और अब यहाँ से उठ जाना ज़रूरी था। मेरा अंग अंग टूट रहा था। सर्दी और गालबम शबनम ने मेरे होशो हवास बिगाड़ दिए थे। थका हारा मैं अपने कमरे की जानब चल पड़ा। अब वो अगर बदबख्त मेरे कमरे में मौजूद है तो उसके साथ वो सलूक करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। ख्वाब ख्वाब मेरी रात बर्बाद कर दी और बदन में दर्द अलग हो रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वह बाहर से बंद था और मैंने बांध पीसते हुए दरवाज़ा खोला और खौन खवार अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। अब कुछ कार डालना ही चाहता था और जहन पर शदीद जल्लाहट सवार थी। मसहरी पर देखा तो वह मौजूद नहीं थी। गालबन गुस्ल खाने में होगी। चुनाचा आगे बढ़कर मैंने गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोल दिया। ना तो पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और ना ही अंदर किसी वजूद का एहसास हो रहा था। मैं उछल पड़ा। ज़ाहिर कि इन दोनों जगहों के अलावा और कोई ऐसी जगह ना थी जहां उसकी मौजूदगी के इम्कानात हो सकते। तभी मेरी निगाह उस बगली खिड़की पर पड़ी जो बाहर की जानब खुलती थी और जिसमें सलाखें नहीं थी। बगली खिड़की के खुले हुए पट देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो रात ही के किसी हिस्से में उस खिड़की से बाहर निकल गई है। अजीबोगरीब लड़की थी, लेकिन उसकी मुझसे मुलाकातों का मकसद क्या है? कहीं उसके पसे पर्दा कोई और सिलसिला ना हो। सोचना पड़ गया था और इस बात पर, और वो इतनी खामोशी से निकल गई थी मुझे यकीन नहीं आता था। बहरतौर मैंने खिड़की अंदर से बंद की और फिर दरवाज़ा भी फुर्ती से बंद कर दिया। क्या कहा जा सकता है कि कम वक्त वापस आ जाए। और उसके बाद गुस्ल खाने में जाकर गर्म पानी से गुस्ल किया। रात की सर्दी तेज़ गर्म पानी से रफ्ता रफ्ता ज़ाइल हो गई और फिर कुछ खाए पिए बगैर बिस्तर में जा घुसा। नींद यकीनी तौर पर बेहतर तरीके से नहीं आई, इसलिए कि जब गर्म बिस्तर मिला तो पलकें खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ गईं और मैं गहरी नींद सो गया। तकरीबन 2:30 या 2:45 बजे आँख खुली थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सुबह को नाश्ता नहीं किया था, चुनाचे मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया
اور پھر روم سروس کو ٹیلی فون کر کے اپنے لیے کافی اور سینڈوچز طلب کر لیے۔ میں انہیں زہر مار کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی سے اس طرح بے حواس ہو جانا کیا میں نہیں رکھتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ نظر آئی تو اس کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا اور 2-4 ہاتھ کھائے بغیر نہیں رہے گی مجھ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھئی یہ کوئی مجبوری ہے کہ زبردستی کسی سے دوستی کر ڈالی جائے؟ اور پھر میرے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے۔ گزرے ہوئے لمحات یاد آئے، بہت سے کردار ذہن میں موجود تھے، خاص طور سے وہ لڑکی سلیتا جو بھولے نہ بھولی جا رہی تھی۔ بہت سی خواتین میری زندگی میں داخل ہوئی تھی، مورا بھی ایک الگ حیثیت کی حامل تھی، لیکن سلیتا وہ واقعی ذہن سے چپک جانے والی لڑکی تھی۔ جانے کب تک ان کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر طبیعت نے اندر سے بغاوت کی، لباس وغیرہ تبدیل کیا اور سوچا کہ اب رات گئے تک آوارہ گردی کرتا رہوں گا، اور یوں بھی اتنا سو لیا تھا کہ شاید 2-3 بجے تک نیند ہی نہ آتی۔ ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ وہ بتا چکی تھی کہ اس نے میری وجہ سے اسی ہوٹل میں کمرہ لیا ہے، چنانچہ حتی المکان یہی کوشش کی کہ بچتا بچاتا نکل جاؤں۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ ٹیکسی کے بیٹھنے کے بعد بھی میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لے لیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ ٹیکسی دوڑتی رہی۔ اس علاقے کے بارے میں مکمل طور پر تو نہیں جانتا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے ٹیکسی رکوائی اور پھر پیدل آگے بڑھنے لگا۔ دکانیں، شو روم اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ریستوران وغیرہ کھلے ہوئے تھے، سڑکوں پر رونق تھی، غیر ملکی سیاح بھی نظر آ رہے تھے، مقامی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہر قسم کے مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں ان سے لطف اندوز ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چھوٹے سے ریستوران میں جا بیٹھا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے ایک مقامی ڈش منگوائی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کھاتا رہا۔ ساتھ میں گرین چائے تھی جو لطف اندوز دے رہی تھی۔ اس موسم میں یہ دونوں چیزیں پتہ نہیں کیوں بہت ہی لذیذ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج شام کسی ہوٹل یا نائٹ کلب میں پروگرام دیکھا جائے، اور اس سلسلے میں اخبارات پر نگاہ دوڑا لینا ضروری تھا۔ چنانچہ ویٹر سے میں نے اخبار طلب کیا اور پھر اس پر نظریں دوڑانے لگا۔ بالآخر ایک پروگرام پر نگاہ جا ٹکی اور میں نے سوچا کہ رات گئے تک اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ یہ خواب بھی تھا کہ کہیں وہ واپس جاؤں اور ہوٹل کے کمرے میں موجود نہ ملے۔ اگر ایسا ہوا تو مجبوراً انتظامیہ سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، اور وہ خود اپنی دشمن بن گئی ہے تو میں کیا کرتا۔ پھر میں ہوٹل سے اٹھا۔ اب رات کی تاریکی پھیل گئی تھی اور چاروں طرف روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ میں نے اس ہوٹل کا پتہ ذہن نشین کر لیا جہاں یہ پروگرام تھا جس کا میں نے انتخاب کیا تھا۔ سوچا کہ وہیں چلا جاؤں، کم از کم اسی جگہ وقت گزرے گا۔ ویسے ایک بات اس وقت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، وہ یہ کہ بالکل ہی تنہائی بھی بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی، اور انسان کسی سے کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں رہتا، لیکن کم از کم اس جیسی لڑکی سے دوستی بھی ہولناک ثابت ہو سکتی ہے۔ قصور ایک طرح سے اس کا بھی نہیں تھا، بلکہ جو رنگ و روپ مجھے بخش دیا گیا تھا وہ اس وقت میری مصیبت کا باعث بنا تھا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں زندگی میں اس قسم کی مشکلات سے گزرتا رہا ہوں، اور اپنے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ کمزور ہوتے ہوں گے جنہیں اپنی ذات پر کسی لمحے قدرت حاصل نہ ہو، لیکن اب بار بار ان باتوں کا تذکرہ فضول ہے۔ میں اپنے کردار کی حیثیت قبول کر ہی چکا تھا۔ ٹیکسی مجھے لے کر چل پڑی، اور پھر اس کے بعد تقدیر نے اس تماشے کا آغاز کر دیا جس کا میں شاید اندرونی طور پر منتظر تھا۔ ایک بری پوری سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک اور ٹیکسی میرے برابر سے گزری۔ جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ آگے آ جانے والی ایک گاڑی کی وجہ سے میری ٹیکسی رک گئی، پر جو ٹیکسی رکی تھی یوں ہی میری نگاہ اس کی جانب اٹھی، اور پھر دوسری لمحے مجھے ایک سرد چیخ سنائی دی، اوہو ہنی تم، پلیز ایک منٹ پلیز۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آگے والی گاڑی ہٹ گئی۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھا، غالباً میں اس لڑکی کو ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، جلدی سے آگے بڑھو اور جتنی جلدی سے نکل سکتے ہو نکلو۔ ڈرائیور نے شانے ہلائے اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اس دوران لڑکی یعنی گریٹا میری ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر چکی تھی، اور میری ٹیکسی آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی ٹیکسی کا دروازہ دوبارہ کھولا اور اس میں جا بیٹھی، اور پھر وہ ٹیکسی میری ٹیکسی کے پیچھے چل پڑی۔ پلیز ہری اپ، میں نے ڈرائیور سے کہا، اور اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، لیکن رش کافی تھا، اس لیے وہ زیادہ برق رفتاری کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکا۔ کئی مرتبہ اس نے عقب نما آئینے میں میرا چہرہ دیکھا۔
गालिबन वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से खौफजदा क्यों हूँ, लेकिन मुझसे कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सका था और मैं दांत कचकचा रहा था। बड़ी कमबख्त लड़की है, इतनी जुर्रत होने के बावजूद मेरी जान की गाहक बनी हुई है। और मैं उससे बचता हुआ टैक्सी से उतर कर तेज़ी से गली में घूम गया और पहले दरवाजे में घुसता चला गया। दफतन मुझे कुछ आहटें सुनाई दी और फिर दरवाज़ों की हल्की सी चरचराहट। गालिबन कवाड़ बंद हो गए थे और मेरे आसान खता हो गए, कहीं बाहर से निकल कर चूल्हे में ना आ गिरा हूँ। और अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तेज़ रोशनी हो गई और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने अपने अतराफ़ में देखा तो मेरी आंखें शिद्दत हैरत से चढ़ गईं। चारों तरफ सीटियाँ लगी हुई थी और उन पर खामोश अफराद बैठे हुए थे। ये तारीकी और खामोशी जाने किस मकसद के तहत थी। मैं उनके दरमियान उल्लुओं की तरह खड़ा पल के झपकाता रहा। तभी एक मेज़ से आवाज़ उभरी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ेम्बुका आपके दरमियान मौजूद है। मैंने चौंक कर उस मेज़ की तरफ देखा। एक भारी भरकम शख्स दोनों हाथ मेज़ पर रखे बैठा हुआ था। सामने एक छोटा सा माइक रखा हुआ था जिसमें उसने ये अल्फाज कहे थे। सीटों पर बैठे हुए लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने गर्दनें खम की। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनका मुखातब मैं ही हूँ। मैं मुंह फाड़े उनमें से एक एक की सूरत देख रहा था। भारी भरकम शख्स जिसने मुझे ज़ेम्बुका कहकर मुखातब किया था, मशीनी अंदाज में ज़ेम्बुका का एक पुरअसरार रूह को कहा जाता है। और आप लोग देख लीजिए, वो पुरअसरार रूह हमारे दरमियान मौजूद है। हम ज़ेम्बुका के लिए जामे से तजवीज़ करते हैं, उस शख्स ने कहा। और सब अपनी अपनी जगह से उठकर एक मेज़ की तरफ बढ़ गए जिस पर शराब के जाम सजे हुए थे। सभी ने अपने अपने जाम उठा लिए। भारी भरकम शख्स अपनी जगह से उठा और उसने एक जाम उठाकर बड़ी अकीदत से मेरे सामने पेश किया। मुअज़्ज़ज़ ज़ेम्बुका, हम तुम्हारी सेहत का जाम तजवीज़ करते हैं। उसने दूसरा जाम उठाया और मेरे जाम से टकरा कर अपने होंठों से लगा लिया। तमाम लोग अपने अपने मशागल में मसरूफ़ हो गए और मैं होंकों की तरह एक एक की सूरत देख रहा था। गालिबन मेरे साथ किसी नए मजाक की इब्तदा हो गई थी और मैं अब ज़ेम्बुका था। और यह ज़ेम्बुका क्या चीज़ है, मेरे फरिश्तों का भी इस कलम नहीं था। लेकिन बाहर बिला मेरा पीछा कर रही थी और अगर उससे इस अंदाज से जान छूट जाए तो फ़िलहाल ज़ेम्बुका बनने में कोई कबाहत नहीं। वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर एक खामोशी छा गई और मैंने अपने जाम की शराब एक जन्म लड़का दी। भारी भरकम शख्स ने फिर सबको खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोला, आपकी आमद हमारे लिए बहुत अजीम हैसियत रखती है और हम आपको अपने दरमियान देखकर इतना खुश हुए हैं कि बता नहीं सकते। हम सब आपके इशारों पर चलने में फ़ख्र महसूस करेंगे और आप यकीन कीजिए मिस्टर ज़ेम्बुका कि आपकी शख्सियत हमारे लिए एक सहार ही की है। हम आपकी दास्तान और आपके कारनामे सुनते रहे हैं और हमारे दिलों में शदीद ख्वाहिश थी कि कभी हमें आपके साथ काम करने का मौका मिले। और फिर जब हमें इत्तला मिली कि आप हमारे दरमियान आने वाले हैं तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। हमने आपके इस्तकबाल के लिए ये तरीका कार इख्तियार किया। यकीनन यहाँ आपको आते हुए थोड़ी सी कोफत हुई होगी, लेकिन इससे आप हमारी अजहार अकीदत समझिए। और अब मैं आपके रिहाइशगाह में आपके इनाम का बंदोबस्त किए देता हूँ। बराह करम मेरे साथ तशरीफ़ लाइए। इन सब का तारफ़ तो आपसे फ़र्दन फ़र्दन हो ही जाएगा। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने गर्दन खम की और फिर एक तरफ चलने का इशारा किया। मैं बादल नाखवास्ता उसके साथ आगे बढ़ गया था और एक राहदारी से गुजर कर मुझे बिल आकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया जो सामान्य आराइश से रास्ता था। और उसके साथ ही एक शख्स ने एक दुबले पतले आदमी को आवाज़ दी और उसे हुक्म देते हुए कहा, ज़ेम्बुका को अगर यहाँ कोई तकलीफ़ हुई तो उसके नतीजे तुम जानते हो। मैं अजीम ज़ेम्बुका का परस्तार हूँ, भला उन्हें यहाँ कैसे कोई तकलीफ़ हो सकती है। दुबले पतले आदमी ने जवाब दिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप आराम कीजिए, उसने कहा। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बाहर निकल गया। दुबले पतले आदमी ने, जो स्याह फामी लगता था, मुझसे कहा कि किसी शय की ज़रूरत हो तो बराह करम इस इंटरकॉम पर मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं हाज़िर कर दूँगा। वो भी बाहर निकल गया और मैं हरासा निगाह से दरवाजे की जनब देखने लगा। अब मैं यहाँ ज़ेम्बुका के सिए से परवान चढ़ूँगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। और फिर बेइख्तियार मेरे हलक से एक कहका आज़ाद हो गया, ओके मिस्टर ज़ेम्बुका, तुम्हारे लिए जो कुछ भी तजवीज़ किया गया है उससे तुम्हें मुनहरफ नहीं होना चाहिए। मैंने कलकारी से निकाल कर अपने पैरों के जूते फ़िज़ा में उछाल दिए और फिर बिस्तर पर छलांग लगा दी। यहाँ मेरा कोई साजो सामान नहीं था, लेकिन ये रात मेरे लिए इसी जगह मखसूस हो गई थी। मैं अपने आप पर हंस रहा था। अब ज़ेम्बुका बन गया था। असल ज़ेम्बुका कौन है, कहाँ है? और मैं ज़ेम्बुका के सिए से
अजीम क्यों हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं कुछ मालूम करना भी नहीं चाहता था। उस खौफनाक बला से जान छोड़ गई थी। सारी रात यहाँ गुजारूंगा, सुबह उन लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं ज़म्बूका नहीं हूँ, और अगर उन लोगों ने तस्लीम ना किया तो फिर ये जाने और उनका काम। मैं तो बेहतर तौर हाजिर था ही, और अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में पेश करने के लिए मैं अपने आरामदा बिस्तर पर लेटा देर तक इसी के बारे में सोचता रहा, और मेरे ज़हन में शुगुफ्तगी बिखेरती रही। अब ज़म्बूका बन गया हूँ तो यही सही। रात के तकरीबन 3:30 बजे जब कोई काम ना रहा तो बिल आकर नींद ने आ दबोचा, और दूसरी सुबह जागा तो खूब तेज़ रोशनी फैल चुकी थी। मलका हक्का बाथरूम में जाकर गुस्ल किया और उसके बाद वही लिबास दोबारा पहनकर बाहर निकल आया। वो दुबला पतला आदमी हाथ बांधे एक गोशे में खड़ा हुआ था। मैं आपके जागने का इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता तैयार है। वो मुझे अपनी रहनुमाई में अपने कमरे में लाया, और जहाँ एक अजीम और शान मेज़ रखी हुई थी, उस पर नाश्ते की अशिया सजी हुई थी, लेकिन यहाँ मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं इत्मीनान से नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया, और वो आदमी बड़े मौदबाना अंदाज में मुझे सरो करता रहा। नाश्ते से फारग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और एक शेल्फ की तरफ बढ़ गया, जिससे मैं रात ही को किताबें रखी हुई मैंने देखी थी, और उनमें से एक किताब निकाली और सोफे पर दराज हो गया। दिल तो चाहा कि पूरे कमरे में रक्स करूं और सल के बल खड़ा हो जाऊं। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था और वक़्त का इंतज़ार करने पर मजबूर था। उस वक़्त तकरीबन 11:30 बजे थे जब 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। दोनों भारी भरकम और किसी सफ़ेद नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मुस्कुराते मुझे ज़म्बूका का कहकर मुखातब किया और फिर अपना तारफ़ कराने लगे। उनमें से एक का नाम गैस्टर और दूसरे का हार्वे। वो कौन थे और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। हार्वे के पास एक चर्मी ब्रीफ केस दबा हुआ था। दोनों सोफों पर बैठ गए, और फिर उनमें से एक शख्स जिसका नाम गैस्टर था मुझे मुखातब करके कहा, मिस्टर ज़म्बूका, दर हकीकत आपके नाम से मंसूब कहानियाँ आफाकी हसीयत की हामिल हैं, और हम आपसे मिलना चाहते थे। ये हमारी ज़ाती ख्वाहिश भी थी, और फिर इत्तेफाक से कुछ ऐसे लम्हात आ गए, हमें आपकी ज़रूरत पेश आ गई, और बिलाशुबा आपने हमारे ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी कबूल की है वो हम पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम पर एक एहसान है। जिसके खुफिया दस्तावेज़ की आपसे बात की गई है वह हमारे लिए इस अहमियत की हामिल है कि हम उसकी सही अहमियत का एहसास अल्फाज में नहीं दिला सकते। यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से वो दस्तावेज़ एक कौम के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। अगर वो उन हाथों में पड़ेगी जिनमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी कौम पर तबाही नाज़िल हो जाएगी। हम आपके ज़रिए अपनी मुश्किल पर काबू पा सके तो ज़ाहिर है कि आपसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हमारे लिए और कोई नहीं होगा। आप वक़्त ज़ाया किए बगैर मुख्तसर तफ़सीलात बता दें बराह करम। इन नक्शों को मुलाहज़ा कीजिए। रास्तों के नक्शे हैं जो शील्ड स्टोन को जाते हैं। ये इलाका कुछ ऐसे लोगों के कब्ज़े में है जिन्हें बागी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ बागियाना हैसियत रखती हैं, और उनके हाथों हमें बेशुमार मुश्किलात का सामना पड़ा है। हमारे 5 एजेंट उनके हाथों हलाक हो चुके हैं, और अब हमारे लोग ऐसे लोग मौजूद नहीं जिन्हें हम इस सिलसिले में एतमाद के साथ इस्तेमाल करें। चुनाचा हमारी दरख्वास्त पर आपको हमारे लिए मखसूस किया गया है। शील्ड स्टोन का ये इलाका हकीकत डैन गार्बो की हुकूमत कहलाता है। डैन गार्बो 20 यूनियन का सदर है, और इन तीनों के ख़तरनाक लोग उसकी मदद पर आमादा रहते हैं। अगर वो चाहे तो इन मज़दूरों के ज़रिए बदतरीन इनकलाब के रास्ते खोल सकता है, और गार्बो इसी सिलसिले में हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। दर हकीकत अगर हुकूमतें इसी तरह आम आदमियों के हाथों मजबूर हो जाएं, फिर उन्हें इस्तीफ़ा ही देना पड़ता है, और वह किसी भी तरह अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने की अहल नहीं पाते। ये एक बदतरीन साजिश है जो हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने की है, और हम उससे निमटने के लिए आपका सहारा चाहते हैं। वो खुफिया दस्तावेज़ डैन गार्बो के मखसूस इलाके यानी एक एजेंडा स्टोन के रिहाइशगाह के एक ऐसे हिस्से में महफूज है जहाँ संगी मुजस्मों की भरमार है। गार्बो संगी मुजस्मों का शौकीन है और ख़ुद भी संग तलाश रह चुका है। ऐसे ही एक खुफिया हिस्से में मतलूबा दस्तावेज़ पोशीदा कर दी गई है जो चमड़े के एक झली में महफूज की गई है। दरअसल हमारा एक एजेंट उस खुफिया दस्तावेज़ को डैगन गार्बो से हासिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो खुद वहाँ से ज़िंदा वापस ना आ सका, और जब उसे यह एहसास हो गया कि उसका बचना मुमकिन नहीं, तो उसने इस किस्म की चालें चली जिससे डैन गार्बो को यह अंदाज़ा हुआ कि खुफिया दस्तावेज़ उसके हाथ से निकल गई। लेकिन दर हकीकत वह दस्तावेज़ उसकी रिहाइशगाह के एक मुजस्मे में पोशीदा है।
हमारा वो एजेंट उसके हाथों मारा गया और डैन गार्बो ने उसकी लाश को जला दिया, उस तस्वर के तहत कि अगर वो दस्तावेज़ कहीं उसके वजूद में पोशीदा हो तो वो उसमें जलकर खाकतर हो जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि वो दस्तावेज़ उसी जगह किसी मुजस्मे में पोशीदा है। हमें ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि वह मुजस्मा कौन सा है, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर है कि वह तमाम के तमाम बुत उसी जगह मौजूद हैं जहाँ हमारे एजेंट ने उन्हें पाया था। चुनाचा आपसे ये दारी है कि आप किस दस्तावेज़ को इन मुजस्मों में तलाश करके हासिल करें। और हम इस तरह जानते हैं कि शील्ड स्टोन के उस ममनुआ इलाके में आपका पहुंचना कितना मुश्किल होगा, जहां एक तरह से डैन गार्बो ने अपनी बाकायदा फौजी हुकूमत कायम कर रखी है। ज़म्बुका का नाम दरअसल इन्हीं तमाम रवायात का हामिल है कि वो चीज़ें जो नामुमकिन तस्वर की जाएं ज़म्बुका के ज़रिए मुमकिन हो जाती हैं। मैं जानता हूं कि आपको इस सिलसिले में किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहरतौर आप हमारा आखिरी सहारा हैं और आप हार्वे को आपको इन तमाम लोगों के नामों से और बाकी तफसीलात से आगाह कर देंगे। इस सिलसिले में आपके मुआवन कार रहेंगे। गैस्टर खामोश हो गया। मैं चकराए हुए जहन के साथ ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और सोच रहा था कि अब मैं उन लोगों से इस बात की तरवीद कर दूं कि मैं ज़म्बुका नहीं हूं तो यकीनन ये मार मार कर मेरे पूरे बदन की खाल उतार देंगे। जिस शख्स से अकीदत का ये आलम हो, उन्होंने अपना मुस्तकबिल उसके हाथों में सौंप दिया हो, वो अगर ऐसी शक्ल में उसके सामने आ जाए तो उनका दीवाना हो जाना लाजमी अमर है। चुनाचा बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए और सब कुछ सोचा और समझा जाए जो ये समझाना चाहते हैं। और फिर ये बात मैं जानता था कि कुछ करूं, होना वही है जो होने वाला है। चुनाचा हमाकतों का इजहार क्यों किया जाए। हार्वे इस दौरान अपने ब्रीफ केस से बहुत सी चीज़ें निकाल चुका था और उसके पास गैस्टर ने उसके और मेरे दरमियान कोई दखल नहीं दिया। और हार्वे मेरी खोपड़ी में जाने क्या क्या ठोंसता रहा, क्या कुछ मेरी खोपड़ी के ज़रिए मेरे जहन की गहराइयों में और क्या क्या नहीं पहुंचा, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन 2 घंटे के इस नशिस्त में मेरे दिमाग का आखिरी हिस्सा भी चाट गया था। और फिर उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और गैस्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है मिस्टर ज़म्बुका खुद भी ज़हीन आदमी है और अब उन्हें मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। गुड, वेरी गुड, गैस्टर ने कहा और फिर बोला, बाकी मामलात आप पर मुनहसर हैं। आया कि कब आप अपने काम का आगाज़ करते हैं। मैं इस सिलसिले में बहुत जल्द आपको आगाह कर दूंगा। मैंने कहा, नहीं, हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपके मुआवनकारों की काफ़ी तादाद यहाँ मौजूद है। वो आपके साथ हर तरह से तावन करेंगे। हमारी ये पहली और आखिरी मुलाकात है। उसके बाद हम आपका पुरजोश इस्तकबाल करेंगे जब आप हमारे दस्तावेज़ हमारे हवाले करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ, मैंने भारी लहजे में कहा। दोनों ने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफा किया, फिर अपना भानमती का पटारा उठाकर बाहर निकल गए और मैंने अपने पाँव से जूता उतार लिया। 10 जूते अपनी खोपड़ी पर मारने के बाद किसी कदर सुकून नसीब हुआ था और फिर सोफे पर बैठकर आराम से सोचने और कोई चाराकार नहीं था इसके अलावा। गोया ज़म्बुका साहब कोई बहुत ही ज़हीन तरीन एजेंट हैं और आम लोगों की मुश्किल का हल तलाश करने आए हैं, मगर वो कहाँ मर गए हैं उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। अजीब मामला था, मैं यहाँ फंस गया और तमाम लोग यकीन कर बैठे थे कि मैंने अपने आप को इन हालात से दारे पर छोड़ दिया और सब्र और सुकून के साथ गुजरने वाले लम्हात का इंतज़ार करता रहा। किसी को दोष देना हमाकत की बात थी, हालांकि मैं कई बार उस बद्र हसीना का ख्याल मुझे आया था जिसकी मनहूस काली सूरत ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया था। उसी से जान बचाने के लिए उस इमारत में आ घुसा और इमारत में इस तरह मेरे मुंतज़िर थे लोग जैसे बद्र हसीना यकीनी तौर पर मुझे वहाँ तक पहुँचा देगी। मैं थोड़ा सा चौंका भी और यह ख्याल मेरे ज़हन में आया था कि कहीं ये सब कुछ और यहाँ तक पहुँचाने के लिए तो नहीं किया गया, लेकिन फिर अक्ल खुद ही इस बात की तरदीद की। दिल अंदर से झुलसता रहा। होना वही था जो तकदीर में लिखा था। चुनाचा मेरे उन मुअज़्ज़ज़ लोग और उनके बारे में बड़े इतराम के साथ मेरे सफ़र के रास्ते जो मुतय्यन किए और बिल आकर एक के ज़रिए मुझे कुर्बान गाह की तरफ रवाना कर दिया गया। मेरे साथ 2 अफराद और भी थे और उन्होंने मुझे यह हदायत दी थी कि किसी तरह मुझे कहाँ तक पहुँचना है और कहाँ से आगे क्या होगा। तो तैयारे की एक जगह क़याम के दौरान वो दोनों उतर गए और अब मैं बिल्कुल तनहा था। काश तैयारा कोई बस होता और मैं उसके दरवाजे पर ज़ोरदार थपकी लगाकर कहता, रोक ले उस्ताद, और फिर वहीं उतर जाता और उन लोगों की निगाहों से गुम हो जाता। लेकिन तैयारा था और उस्ताद किसी कीमत पर उसे रोक नहीं सकते थे। चुनाचा वहाँ तक तो पहुँचना ही था जहाँ तक मुझे हदायत कर दी गई और उसके बाद
उसके बाद दफ्तर मेरे ज़ेन ने मुझसे सवाल किया, हाँ ठीक तो है, क्या ज़रूरी है कि मतलूबा जगह पहुंचने के बाद उनके अहकामात के मुताबिक ही काम किया जाए? वहां से निकलना मकसूद था और कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिसे सहारा बनाकर उनके चुंगल से निकल जाता। इस बात का अच्छा खासा तजर्बा था कि अगर कभी मैंने अपने आप को असल साबित करने की कोशिश की, ये बताया कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, तो उसके नुकसानात ही उठाने पड़े। फ़ायदा कोई ना हुआ था, तस्लीम भी नहीं किया गया और मार अलग पड़ी थी। चुनाचा अब तो ये सब कहना ही बेकार था। हाँ, अमल की दुनिया में अगर कुछ कर लिया जाए तो गलत नहीं। मैंने दिल में ये फ़ैसला किया कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं उसी के मुताबिक काम करूं। अपने तौर पर कहीं पोशीदा हो जाऊं और उस वक्त तक पोशीदा रहूं जब तक वो लोग मेरी तलाश में नाकाम ना हो जाएं, और उसके बाद फिर अपने लिए कुछ करूं। वाह, क्या ख्याल तो उम्दा है। त्यारा अपने मखसूस अंदाज में रनवे पर उतर गया और मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब काम का आगाज़ होना चाहिए। चुनाचा तमाम अमूर से फारग होने के बाद मैं बाहर निकल आया और मुझसे कहा गया था कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन वो 1000 आंखों से मेरी निगरानी करेंगे। और मुझे उन 1000 आंखों का खौफ तो था, लेकिन इस खौफ से बेनियाज होकर मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ कर चल पड़ा। टैक्सी ने मुझे मेरे होटल के बारे में पूछा तो मैंने उससे कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ और गरीब आदमी भी हूँ, किसी ऐसे होटल में क़याम करना चाहता हूँ जहाँ बहुत कम खर्च हो। ड्राइवर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर इस सिलसिले में कैंपिंग करूं और मेरे अखराजात ना होने के बराबर होंगे। मैं खुशी से उछल पड़ा और उसे दाद देते हुए कहा कि वाह, बहुत उम्दा बात है, मुझे किसी कैंपिंग में ही पहुंचा दो। ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। यहाँ से गोया आगाज़ हो गया मेरे फ़रार के रास्तों का और मैं बहुत खुश था। टैक्सी एक तवील और अरीज़ सफ़र तय किया और वैसे मुझे इन 1000 आँखों का खौफ अब भी था, मगर आंखें भी मेरे करीब मौजूद थीं। जो रास्ता टैक्सी ड्राइवर ने इख्तियार किया था वो तो वही सुनसान था और आसपास कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। टैक्सी कई ढलवानों को अबूर करती हुई बिल आखिर एक ऐसी पहाड़ी इलाके में जा रुकी जहां चारों तरफ खेमे लगे हुए थे। ये उस इलाके की कैंपिंग थी और मैंने टैक्सी ड्राइवर को बिल के अलावा काफ़ी सारी रकम के तौर पर दी और खुश अपना मुफ्त सा सामान उठाए कैंपिंग की जानिब बढ़ गया। इर्द गिर्द सियाह हर तरह के लोग कैंपिंग में आबाद थे। छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थी, खूब रौनक थी यहाँ। मैं इस माहौल में आकर बहुत खुश था। अपने आप को इस तरह पोशीदा करने के लिए कोई बेहतर तरीके का इख्तियार करना होगा। वहाँ मैंने मालूमात हासिल की और एक छोटी सी छोलदारी किराए पर हासिल कर ली, जिसे मैंने खुद निस्ब किया था। अपने मुक्त से सामान के साथ छोलदारी में दाखिल हो गया। मेरे दिलो दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। जो कदम मैंने उठाया था वह बिलाशुबा बाद हालात में खतरात का हामिल भी था, लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज ना था। लेकिन उस छोलदारी में घुसने के बाद जो कुछ नसीब हुआ वो नाकाबिले बयान है। जाने दिल के कौन से गोशे इस बात का ऐलान कर रहे थे कि मैं उन लोगों के चुंगल से निकल आया हूँ, और ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि मैंने अपने तौर पर कुछ सोचा हो और उसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई हो। इस कामयाबी पर मैं फूला नहीं समा रहा था और छोलदारी के नीचे लेटा लेटा सोच रहा था कि अगर मुझे वाकई कुछ वक्त सुकून से गुजारने का मौका मिल गया तो इस बात के मकानात कभी तर हैं कि मैं इस इलाके से निकल भी जाऊं और वो लोग मुझे तलाश करते रह जाएं। छोलदारी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चुनाचा कई घंटे वहां गुजारे। इस दौरान बाहर के हंगामों की आवाज़ें कानों तक पहुंचती रहीं, लेकिन किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने अपनी छोलदारी का पर्दा अंदर से बांध दिया था। मौसम बेहद खुशगवार था और फिजा में हल्की हल्की खनकी उतरी हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि बाहर रात की तारीकी फैल गई है और मैंने सुकून की गहरी सांस ली। कम अज़ कम रात की इस तारीकी में मुझे बराह रात देखने वाला कोई नहीं होगा। चुनाचा मैंने अपने तौर पर अपना चेहरा वगैरह साफ़ किया और फिर छोलदारी का पर्दा खोलकर बाहर निकल आया। जगह जगह अलाव रोशन थे और हैप्पी आवारा गर्द अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थे। मैं उनके दरमियान से गुजरता रहा और फिर एक जगह आकर मैंने खाने पीने की कुछ अशिया खरीदी। बड़े साइज़ का जंबो हिम बर्गर लेकर मैं उसे कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने लगा। डिनर के लिए यही काफ़ी था, क्योंकि यहाँ अमूमन इसी किस्म के लंच और डिनर हुआ करते हैं, जिसमें जो मिला खाकर पेट का दोदक भर लिया। ना कोई एहतमाम, ना ख़वाम खा की फजूल हरकतें। इन तमाम चीज़ों का मामूली सा मुआवजा अदा करने के बाद मैंने मसरूर निगाहों से इतराफ़ के माहौल को देखा। कई रक़्स व मौसीकी के मजमे लगे हुए थे। कई लोग आपस में कुछ गप्पियाँ कर रहे थे। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि अगर इन हैप्पी आवारा गर्दों में से किसी ऐसे गिरोह से दोस्ती कर लूँ जो यहाँ से कहीं जाने का इरादा रखता हो
तो ये मेरे हक में बेहतर होगा, और हो सकता है कि मुझे मुस्तकिल तौर पर उनके ज़रिए यहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाए। बिलाशुबा एक खूबसूरत सूरत हाल होगी और उसके लिए मुझे लोगों को तलाश करना ज़रूरी था। चुनाचा मैं अपने तौर पर ऐसे लोगों की तलाश में मसरूफ़ हो गया और बिल आकर एक मजमे में जा शामिल हुआ। यहाँ एक बदमस्त दोशीदा रक्स कर रही थी और ख्वाम खा उछल कूद कर रही थी। वो नशे में बुरी तरह धुत थी, लेकिन उसके रक्स को देखने वाले मुसर्रत से सरशार हुए जा रहे थे, क्योंकि वो खुद भी नशे में थे। और फिर दफत नहीं किसी ने मेरे हाथ में कोई चमीज थमा दी और उसका अंदाज इतना बेख्तियार था कि मैंने उसे पकड़ लिया। और ये एक छोटी सी चिलम किस्म की चीज़ थी जिसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, और उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसको मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। मैंने इस तसव्वुर के साथ कि अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी जहमत उठाना पड़ेगी। मैंने चिलम होंठों से लगाई और एक लंबा सूटा ले लिया। क्या अजीब चीज़ थी, दिलो दिमाग रोशन हो गया। यूँ लगा जैसे दिमाग में शोले भड़क उठे हों। बेमुश्किल मैंने वो मनहूस चाय उसके हवाले की, लेकिन अपने असाब पर काबू कौन रखता, और मैं भी मेरी मुश्किल से चंद कदम वापस चला। आंखों में तरमरे नाच रहे थे, चारों तरफ नारंगी रंग के शोले भड़क रहे थे, और ये सब कुछ मुझे अपने वजूद में भी महसूस हो रहा था। कदम लर्ज रहे थे और चांदी लम्हात के बाद ये एहसास होने लगा कि अब खड़ा न रह सकूँगा। नशा और अशिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, कभी कभी उनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल का मौका भी मिल गया था, लेकिन ये खौफनाक चीज़ जिसके एक ही कश ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए, मेरी समझ में नहीं आ सकी। घुटनों ने गोया साथ देना ही छोड़ दिया और बेजान होते जा रहे थे। चुनाचा मैंने आहिस्ता आहिस्ता में बैठ गया और सजदे के अंदाज में ऊंधे ज़मीन पर गिर गया। बस इतना एहसास हुआ था कि मैं घुटनों के बल सजदे में पड़ा हुआ हूँ। फिर हर एहसास से आरी हो गया। ये कैफियत जाने कब तक जारी रही। जब आँख खुली तो पीठ पर बर्फ़ की सिल रखी हुई थी और कमर सख्त दर्द कर रही थी। घुटने मुड़े हुए थे और पेशानी चौका ज़मीन से टिकी हुई थी, इसलिए नन्हे नन्हे कंकर पेशानी में घुसकर गोया प्यूसत हो गए थे। माथे पर शदीद जलन हो रही थी, आंखों में अब भी वही कैफियत थी, और मैंने सर को ज़ोर से झटका और एक जन्म लड़ गया। तब मुझे अपनी हैबत क़ज़ाई का एहसास हुआ और मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। रात का आखिरी पहर था, तमाम आवारा गर्द सो रहे थे। कहीं कहीं कुछ तहरीक नज़र आती थी, लेकिन वह बिल्कुल बेजान सी महसूस होती। मैंने अपनी पीठ पर रखी हुई बर्फ़ की सिल का एहसास किया, जो दरअसल वो ठंडक थी जो आसमान की तरफ रुख करने से मेरी पीठ में पैदा हो गई थी। बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। बेमुश्किल तमाम अपनी जगह से उठा। रात के इस शीशे में अपनी छोलदारी को तलाश करना भी बेहद मुश्किल काम था, लेकिन इस सिलसिले में मैंने ज़रा जहानत से काम लिया। जब छोलदारी से चला था तो ऐसे निशानात लगा दिए थे जिनसे मुझे वापस अपनी छोलदारी में पहुंचने में दिक्कत ना हो। चुनाचा इन्हीं निशानात का सहारा लेता हुआ अपनी छोलदारी में आ गया। क्या हमाकत हो गई थी। दोस्ती हासिल करने के चक्कर में मैंने अपने वजूद में आग उतार ली थी, और अब मेरी कैफियत बुरी तरह ख़राब हो रही थी। खेमे में आने के बाद मैं घुटनों में सर देकर लेट गया। बदन में शदीद दर्द हो रहा था। कोशिश करने लगा कि सो जाऊं, और इस कोशिश में मुझे कामयाबी भी हासिल हो गई, जिसकी वजह से तमाम तकालीफ का एहसास दूर हो गया। फिर दूसरे दिन तकरीबन 10:30 बजे थे जब मेरी आँख खुली। उस वक़्त कैफियत किसी हद तक बहाल हो चुकी थी, लेकिन चौका बेसुकूनी नींद आई थी, इसलिए अब भी तबीयत पर हल्की हल्की कसरमंदी थी। मुंह हाथ धोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचा ऐसे ही ख़राब हाल में बाहर निकल आया। फिर एक छोटे से रेस्तुरान का रुख किया, और जिसे रेस्तुरान कहना रेस्तुरान का मज़का उड़ाना था। यहाँ पानी भी दस्तयाब हो गया, उम्दा किस्म की काफ़ी भी मिली और नाश्ते के लिए दूसरी चीज़ें भी। और इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल के बाद तबीयत में काफ़ी हद तक बेहाली पैदा हो गई। ताहम कुछ ऐसी कसलमंदी ज़हन और दिल पर तारी थी कि यहाँ से उठने को जी नहीं चाह रहा था। अभी वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने 2 आदमियों को देखा जो मेरी जानब बढ़ रहे थे और मेरी निगाह में अजनबियत के आसार थे। लेकिन फिर मैं दफ़त नहीं उछल पड़ा। उन दोनों ने अपने सीने खोलकर अपने अंदरूनी लिबास पर बने हुए वह निशानात दिखाए जिनकी मुझे पहचान करा दी गई थी, और ये निशानात खुद मेरी अपनी बनियान पर भी मौजूद था। मेरा दिल खून हो गया, और ये उसी गिरोह के आदमी थे जिसने मुझे यहाँ भेजा था। लेकिन ये कम वक्त यहाँ कैसे आ गए? और मैंने उनके चेहरों को गौर से देखा। उनकी आंखों में अकीदत के आसार थे। और फिर उनमें से एक ने मुझसे इजाज़त ली और मेरे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने अकीदत भरे लहजे में कहा, सर वैसे तो हम ज़ैम्बूका के बारे में सुन चुके हैं कि वो एक रूहानी हैसियत रखता है, और बिलाशुबा उसके कारनामे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह मादियत से ज़्यादा
रूहानियत से काम लेता है, लेकिन हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर दिल से तस्लीम कर लिया कि वह सच्चाई है। मैं बेवकूफ़ों की तरह उनकी सूरतें देखता रहा। तब उनमें से एक ने कहा, सर क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? सर हम आपके लिए गाड़ी लाए हैं और आप यकीन कीजिए कि अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन चलना ज़रूरी है। सर जैसा आप पसंद करें। वैसे अब हमें हदायत मिली है कि अब हम आपसे अलग रहकर और कुछ फासले पर रहकर आपकी निगरानी करें। लानत है तुम पर। यानी तमाम किए धरे पर पानी फिर गया और मैंने उर्दू में कहा और वो दोनों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने जल्दी से कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सारी खुशी काफूर हो गई थी। कम वक्तों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ कोई गड़बड़ करता तो ख्वाह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता। चुनाचे यही मुनासिब समझा कि उनके साथ चल पड़ूं और तकदीर का तमाशा देखूं। यहाँ से निकलने से पहले मैंने अपने सामान को समेटा और छोलदारी से छुटकारा हासिल करने के बाद उन लोगों के साथ चल पड़ा। एक स्याह रंग की लैंड रोवर में बैठकर वो लोग मुझे अपने साथ लेकर चल पड़े और मैं खामोशी से आंखें बंद किए सोचता रहा कि अब देखो क्या होता है। लैंड रोवर ने न जाने कौन कौन से रास्ते तय किए और उसका सफ़र तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। इसका मतलब था कि उसने काफ़ी फासला तय किया है और गिरफ्तार भी खासी तेज़ हो रही थी। बिल आखिर मुझे रफ्तार सुस्त होती हुई महसूस हुई और मैंने आंखें खोल दी। मुझे साथ लाने वाले खामोश बैठे हुए थे। फिर जिस जगह मुझे उतारा गया वो एक वसीओ अरीज़ लेकिन पुराने तर्ज की इमारत थी। उसके संगी सतीनों के दरमियान चंद अफराद नीम दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे और गालबन मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ा और मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए लोग नीचे उतर आए। फिर उन्होंने बड़ी अकीदत से मेरे हाथों को बोसे दिए और बड़े एहतराम से लेकर अंदर चल पड़े। संगी इमारत बाहर से जिस कदर बसीदा नजर आई, अंदर से उसी कदर खूबसूरत थी। एक वसी अरीज़ हाल में आला दर्जे का बनूसी फर्नीचर पड़ा हुआ था। ज़मीन पर सुर्ख रंग का मोटा कालीन बिछा हुआ था। बेहतरीन पुरानी तर्ज के सोफ़े लगे हुए थे। मुझे बड़े एहतराम से एक सोफ़े पर बिठाया गया और मेरे साथ आने वाले अपना अपना तारफ़ कराने लगे, जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दराज कामत और तांबे जैसी रंगत वाले शख्स ने कहा, मिस्टर ज़ैम्बुका, यूँ तो बहुत से सवाल करने को दिल चाहता है आपसे, लेकिन इन तमाम सवालात का एक मजमूआ तैयार किया है मैंने और वो सिर्फ एक सवाल है। वो ये कि आप वक़्त से पहले अपने साथ पेश आने वाले हादसे से कैसे वाकिफ़ हो जाते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि यही राज मैं किसी को बताना नहीं चाहता। मैंने बिलबिलाए हुए अंदाज में कहा, ओहो, यकीनन ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम राज है। वैसे आपने जिस दानिशमंदी का सबूत दिया उसकी मिसाल मुमकिन नहीं, और उससे हमने यही अंदाज़ा लगाया कि कुछ पोशीदा कुव्वतें आपके कब्ज़े में हैं। वो कौन सा जादू है जिसने आपको इस कदर सुपर बना दिया। हमें गुमान भी नहीं था कि ये सब कुछ इस अंदाज में हो जाएगा। वैसे भी आपकी आमद को जिस तरह सीगा राज में रखा गया, हमने उसमें कोई कोताही नहीं की, लेकिन जाने किस तरह दुश्मनों को ये बात मालूम हो गई कि आप आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर बड़े अहम पैमाने पर आपके लिए तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन वो लोग शायद ये बात नहीं जानते थे कि मद्दे मुकाबल ज़ैम्बुका है। मैंने अब किसी कदर मुतहयराना अंदाज में उसकी सूरत देखी, फिर खुद को संभाल कर बोला, मैं तफसील से जानना चाहता हूँ। ओहो मिस्टर ज़ैम्बुका, कम अज़ कम ये बात आपको यकीनन नहीं मालूम होगी कि मकामी हुकूमत इस वक्त पूरी तरह डैन गारबोसो का साथ दे रही है और बाहर से होने वाली हर कार्रवाई को नाकाम बनाने की ख्वाहिशमंद है। ये अजीबोगरीब तब्दीली जाने किस तरह रूनुमा हुई है, लेकिन बहरतौर हुकूमत आला पैमाने पर डीन गार्बो का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर हो गई है। पता नहीं इसका पस मंज़र क्या है, हम इंतहाई कोशिशों के बावजूद नहीं मालूम कर सके। इससे पहले अपना यह काम इसलिए आसान महसूस हो रहा था, लेकिन अब यह सुना गया है कि शीला स्टोन के इलाके को गैर महफूज तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और ख़ास तौर से बैरूनी लोगों को वॉच आउट किया जा रहा है और हर तरह से उन पर निगाह रखी जा रही है। हमें ये देखकर हैरत हुई कि एयरपोर्ट पर इंतहाई खुफिया पैमाने पर आला इंतजाम किए गए हैं और उस फ्लाइट से जितने लोग आए थे उनकी अलग अलग छानबीन की गई। उस वक़्त हम बदहवास हो गए जब हमने आपकी जानब उन लोगों को मतवजा देखा और हम इस बात से खौफजदा हो गए थे कि अगर आपने पॉइंट की जानब रुख किया तो यकीनी तौर पर ये आपका राज पालेंगे। लेकिन मिस्टर ज़ैम्बुका, आपने कमाल किया और कैंपे की तरफ रुख करके उन लोगों को कामयाबी से धोखा दे दिया। क्या बात है, आपको मालूम है कि जिस पॉइंट पर आपको रुकना था और जिस कमरे में आपको क़याम करना था उसे एक धमाके से उड़ा दिया गया है और उसके आसपास के अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए
हुकूमत खुलकर इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन खुफिया पैमाने पर यह कार्रवाई कराकर उसने साबित कर दिया है कि अब वो बाकायदगी से डैन गार्बो की पुष्टपनाही कर रही है। हम तो इस बात पर खौफजदा हो गए थे कि अगर आप हमारे मुतय्यन करदा पॉइंट पर पहुंच जाते तो आपकी ज़िंदगी मुमकिन ना होती। मेरा दिल चाहा कि दोनों हाथों से सर पकड़ लूं, गोया ये बात भी मेरी जहानत में शामिल हो गई थी। वैसे ये सच भी है कि अगर मैं ये कोशिश ना करता और उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता तो गालबन मेरे बदन के चीथड़े भी उड़ गए होते। इंसान बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। ज़िंदगी के कितने ही मसाइल, कितने ही दुख में फंस जाए, लेकिन ज़िंदगी से चिमटे रहने की ख्वाहिश उसके वजूद में हमेशा रहती है। बाहर मैं अपनी ज़ात से तंग आकर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसका एक सांस भी अपने लिए ना हो। लेकिन जब कभी ज़िंदगी के खात्मे का तस्वर जहन में आता तो एकदम ये ख्याल आता कि अभी मरने से कोई फ़ायदा नहीं और ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे इस वक्त उनके इस बयान पर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र भी अदा किया कि खुदा ने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। उन लोगों पर इस बात का इज़हार मुनासिब नहीं था। चुनांचे मैंने आहिस्ता से कहा, बाद बातें खुद ब खुद हो जाती हैं। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि हुकूमत बराह रास्त डैन गार्बो की पुष्टपनाही कर रही है, हालांकि इससे पहले तो इस किस्म के हालात नहीं थे। हाँ यकीनन, और हम समझते हैं कि हुकूमत और डैन गार्बो के दरमियान कोई खुफिया माहदा हुआ है। दरअसल जो दस्तावेज़ हमारी ज़रूरत है उससे मकामी हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। ये एक बाकायदा अमल है जिसके लिए मकामी हुकूमत पूरी तरह सरगर्म अमल हो गई है। और अब मिस्टर जम्बूका, आपको जिन मुश्किलात से गुजरना होगा आपको खुद उसका अंदाज़ा हो गया होगा। और मैं जिन मुश्किलात से गुजर रहा हूँ उनका भी मुझे बखूबी अंदाज़ा है। मैंने दिल ही दिल में कहा और फिर वो लोग मेरी खातर मदारत में मसरूफ़ हो गए और उसी दराज करामत शख्स ने जो अब तक मुझसे गुफ्तगू करता रहा था कहा, हमने आपके लिए रास्तों का तयन कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा, लेकिन दराज करामत शख्स ने उस गुर्राहट को भी मेरी शख्सियत ही का एक हिस्सा समझा था। बिलाखिर तमाम मामलात से फ़ारग होने के बाद वो मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ दीवार पर एक नक्शा बना हुआ था। ये नक्शा रोशन लकीरों की शक्ल में नुमाया था और उस पर मोटे मोटे अल्फाज में इलाकों के नाम लिखे हुए थे। मैंने दूर से शील्ड स्टोन का वो मकाम देख लिया। दराज का शख्स ने एक छड़ी से मुझे रास्ता बताते हुए कहा, तय ये किया गया है कि आप बजरिया कार इस तरफ रवाना होंगे। कार की खसूसियात में मैं आपको बता दूंगा और इस तरह आप शील्ड स्टोन के इलाके में दाखिल होंगे। उस पॉइंट पर आकर आपकी मुलाकात लैंथरा स्नूका से होगी। ये मकामी आदमी है और इंतहाई आला खूबियों का मालिक। ये शील्ड स्टोन के बारे में आपको वह तमाम तफसीलात बताएगा जिनसे आपको मदद मिल सकती है। मैं नहीं समझता कि लैंथरा स्नूका को इस मामले में क्या हदायत दी गई हैं, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो हर तरह से आपकी मुआवनत करेगा और मैंने जो इंतजामात किए हैं उसका दूसरा मरहला अगर आप पसंद करें तो अभी आपके सामने पेश कर दिया जाए। ज़रूर, और मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा और उस तमाम नक्शे को ज़हन नशीन करने के बाद उसके साथ बाहर निकल आया। इमारत के अकबी हिस्से में एक ब्रांड न्यू लैंड रोक खड़ी हुई थी। उस लैंड रोक को दूर से देखते ही अंदाज़ा हो जाता था कि यह ख़ास तौर से बनाई गई है। उसकी खसूसियात मुझे दराज का शख्स ने बताई। वो एक अच्छा खासा असला खाना भी था और एक बेहतरीन गाड़ी भी, इंतहाई मजबूत, बिल्कुल नई। और उसके बारे में मुझे तमाम तफसीलात बताने के बाद दराज का शख्स ने कहा, इसके अलावा अगर और कोई ज़रूरत दरपेश हो तो आप बराह करम फरमा दीजिएगा। रास्तों के नक्शे में आपको बता चुका हूँ, तमाम तफसीलात आपने ज़हन नशीन कर ली होगी और कोई सवाल अगर बाकी रह गया हो तो उसके लिए हाज़िर हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे कब रवाना होना होगा? बेहतर है कि वक़्त का तयन आप खुद कर लें। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, लेकिन ये भी मुनासिब होगा कि लैंथरा स्नूका को आपका इंतज़ार ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, मैं कुछ देर गुजारने के बाद अपनी रवानगी के वक़्त का ऐलान कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए और मैं आपको आरामगाह दिखा दूं। यही बेहतर है। और मैंने दिल में सोचा, और जो आरामगाह मुझे दिखाई गई वो वाकई आरामदाह कही जा सकती थी। और मैं अपने थकन और दुखे हुए जिस्म और जहन को सुकून देने के लिए आरामगाह में पड़े हुए नरमो गुदाम बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी एक बार फिर मुसीबतों से दो चार होने जा रही है, लेकिन ज़िंदगी कभी मौका ही नहीं दे रही थी कि मुसीबतों से बचकर सुकून का कोई गोशा अपना लूँ। काफ़ी अरसा हो गया था, अब तो याद भी नहीं रहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते वही वक्त गुजार रहा था। अरे बाप रे, उसका कहना है कि सूरत हाल बदल गई है और मकामी हुकूमत भी डैन गार्बो का साथ दे रही है।
اس کا مطلب ہے کہ میں الو کا ایک حکومت سے ٹکرا رہا ہوں، کیسے جان بچا سکوں گا اپنی؟ وہ ڈین گاربو ہی کی کیا قیامت ہی کی شے ہوگی، اور اس کے بعد اوپر سے اس مقامی حکومت کا سہارا حاصل ہے، اور رہ گیا یہ بیوقوف آدمی جسے انہوں نے نہ جانے کیا کیا نام دے رکھے ہیں۔ اگر وہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن بدقسمتی تو یہ تھی کہ یہ میں اور وہ بھی میں نہیں تھا، اور میں نے اپنے آپ کو خوب کوسا، اور اس کے بعد طبیعت کچھ ہلکی ہو گئی۔ دل میں سوچا کہ جب یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر بیکار وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، چنانچہ میں نے دوسرے دن روانگی کا اعلان کر دیا۔ میرے دوست اس سلسلے میں مصروف ہو گئے اور مجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئیں اور بہترین دواؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وہ نقشہ میری کھوپڑی کے گوشے میں اتر گیا اور جس کے سہارے مجھے آگے بڑھنا تھا، اور میں جانتا تھا کہ مجھے یہاں سے کس ہمت کو اختیار کرنا ہے۔ بالآخر تیار ہو کر میں نے لینڈ روور سٹارٹ کی اور اس کا تمام میگنم دیکھا اور چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب راستے میں کون کون سی مشکلات میرا سامنا کرنے والی ہیں۔ میں اس بل کھاتی پتلی سڑک سے آگے بڑھتا چلا گیا جو شہر کو جنگلوں سے جدا کرتی تھی، اور راستے میں ایک گہری کھائی سے گزرتی تھی۔ لینڈ روور اس کھائی کو عبور کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور میرے پاؤں ایکسیلیٹر پر تھا۔ لینڈ روور پانی کی سی رفتار سے بہتی چلی جا رہی تھی۔ ڈھلان پر تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بلندی پر چڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے اس میں کوئی دقت نہ محسوس ہو رہی ہو۔ اس کا انجن طاقتور اور بے آواز تھا۔ لینڈ روور کی ساخت پر غور کرتا ہوا میں آگے بڑھنے لگا۔ جو آگے بڑھتا جا رہا تھا، شہری آبادی نگاہوں سے اجل ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 میل تک کے سفر میں مجھے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ سڑک اس سے آگے بھی اسی انداز میں بڑھ رہی تھی، لیکن آگے چل کر ایک دو شاخے کی شکل اختیار کر گئی۔ سامنے والی سمت تو سیدھی چلی گئی تھی اور پہاڑیوں پر بچھی بھی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے بائیں سمت مڑنا پڑا، اور یہ کٹی ہوئی سڑک باقاعدہ نہیں تھی بلکہ ایک چوڑی پگ ڈنڈی کی مانند تھی جس پر کم از کم لینڈ روور بآسانی دوڑ سکتی تھی اور اسے اپنے سفر میں کوئی دقت نہیں پیش آ سکتی تھی۔ اب میں پوری طرح چوکو چبند ہو گیا۔ یہ بیکار تھا کہ اپنے ذہن کو پراگندہ کروں، اور اس طرح میں کم از کم اپنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذہن اب اس دستاویز میں کھو گیا تھا جو کسی مجسمے میں پوشیدہ کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لینتھرس نوکا نامی کوئی شخص مجھے ملے گا اور وہ اس سلسلے میں میری مزید رہنمائی کرے گا، تو میں اسی کی سمت بڑھ رہا تھا، اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ جس علاقے میں سفر کر رہا تھا وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی بہتاب سے پر تھا۔ سڑک اول تو سڑک تھی ہی نہیں، اور اگر اسے سڑک کہا بھی جا سکتا تو وہ شکستہ اور ناقابل استعمال حد تک اجڑی ہوئی تھی۔ اس پر کاریں دوڑانے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بائیں جانب پہاڑی سلسلہ اور دائیں جانب وہ گھنا جنگل جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں میری ملاقات مقامی حکومت کے اہلکاروں سے بھی ہو سکتی ہے، اور میں ان تمام باتوں کا مد نگاہ رکھتا ہوا سفر کرتا رہا۔ اور اس وقت میرے صرف اتفاق ہی سے اوپر دیکھنے کا موقع مل گیا جب میں ایک وسیع عریض جھاڑیوں کے احاطے میں بیچ میں سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک مخصوص قسم کا طیارہ تھا جسے جنگی طیارہ کہا جا سکتا تھا، سامنے سے آ رہا تھا اور اس کا رخ نیچے ہی کی جانب تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بوکھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے، اور میری سمجھ میں آیا کہ طیارہ اس طرح کیوں جھک رہا ہے۔ سمجھ میں تو تب آیا جب وہ کسی عقاب کی مانند میری کار کی طرف جھپٹا اور اس کے اطراف میں لگی ہوئی مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ میری اس لینڈ روور سے 2 فٹ کے فاصلے پر سڑک پر دھول اور کنکریاں اڑنے لگیں اور میرے حواس جواب دے گئے۔ میں نے پوری قوت سے بریک پر دباؤ ڈالا اور اسی روڈ میں اس لینڈ روور اپنی جگہ جام ہو گئی۔ طیارہ برق رفتاری سے میرے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں دہشت زدہ نگاہوں سے طیارے کو دیکھتا رہا، اور پھر دفتن مجھے خیال آیا کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے، چنانچہ بے اختیاری کے عالم میں میں نے کلچ فوراً نہیں چھوڑ دیا۔ کار نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ اسی طرح رکنے کے بعد میری ایک لمبی چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جانا میرے حق میں بہتر ثابت ہوا، کیونکہ طیارہ ایک چکر لگانے کے بعد پھر لینڈ روور پر جھکا ہوا تھا، اور جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اب دھواں اور کرچیاں اڑ رہی تھی۔ طیارے نے یہاں بھی گولیاں برسائیں، لیکن کار کے دفتن آگے بڑھ جانے سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور میری جان بچ گئی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں، اور ایک لمحے کے لیے دل نے چاہا کہ کار کو اس کے حال پر چھوڑوں اور خود چھلانگ لگا کر اسے باہر نکلاؤں اور گھڑی جاڑی میں چھپ کر جان بچاؤں، لیکن یہ بھی مشکل ہی تھا۔ پتہ نہیں یہاں کیا مصیبتیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس کی ہمت نہ کر سکا اور کار کو برف رفتاری سے دوڑا دیا۔ اس وقت میں سامنے کی سمت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آگے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی چٹان ابھری ہوئی نظر آ جاتی۔
یہ حقیقت تھی کہ اگر میرے سامنے کوئی چٹان آ جاتی تو پوری قوت سے کار چٹان سے جا ٹکراتی۔ میں اس وقت اسے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ کم وقت طیارہ فضا میں ایک مختصر سا دائرہ بنانے کے بعد دوبارہ کار کی جانب بڑھ رہا تھا اور میرا دم خشک ہوا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ کار کی رفتار اور بڑھا دوں۔ پختہ سڑک اب کی ختم ہو چکی تھی اور محض پگ ڈنڈی یا کچے راستے قسم کی کوئی چیز رہ گئی تھی جس میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب راستہ کس سمت جا رہا ہے۔ طیارے سے کار کو بچانے کے لیے میں نے اچانک راستہ کاٹ دیا اور سیدھا جاتے جاتے داہنی سمت مڑ گیا۔ لینڈرو اگی ہوئی جھاڑیوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور طیارہ ایک بار پھر ناکامی کا شکار ہو گیا۔ وہ مسلسل مجھ پر گولیاں برسانے میں مصروف تھا اور زندگی مسلسل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ بدبخت طیارہ گرجتا ہوا کار کا پیچھا کرتا رہا اور بلا شبہ وہ لاکھ قیمتی سہی مگر طیارے کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی۔ چنانچہ اب اس کے انجن پنجر ڈھیلے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اونچے نیچے پتھروں سے اتر اور چڑھ رہی تھی اور اس وقت میری ساری عملی کوششیں بیکار ہو گئیں۔ میرے ذہن میں بس یہی خوف تھا کہ کسی طرح اس طیارے سے جان بچا لوں۔ طیارے نے کسی شاہین کی طرح پھر غوطہ لگایا اور میں نے بے اختیارانہ انداز میں کار کے بریکوں پر دباؤ ڈال دیا۔ گاڑی کے پہیے چرچرائے اور اس کا انجن خاموش ہو گیا۔ ایک بار پھر طیارے کے پروں سے آتشی لکیریں نکلیں اور کار میں ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دھوئیں کا کثیف مرگولہ فضا میں بلند ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار گولیاں ریڈیئیٹر میں پیوست ہو گئی ہوں گی کیونکہ پانی کی سنسناہٹ بھی سنائی دی تھی۔ طیارہ خوفناک گرج کے ساتھ میرے سر پر سے گزرتا ہوا اب اوپر اٹھ رہا تھا اور میں اپنی تقدیر کی خوبی یا خرابی کہہ سکتا تھا کہ اب تک میں ان کے تمام حملوں سے بچ گیا تھا۔